तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करते हैं कोएगुलेशन के अंदर तीनों टर्म मिलती जुलती हैं। पहली आती है कोएगुलेशन, दूसरी टर्म आती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। जो थर्ड है, क्या हुआ, ये क्यों रुक गया? जो थर्ड आती है बच्चों वो आती है हमारे पास फ्लोकुलेशन। तो बच्चों होता क्या है, जब मैं यहाँ स्टार्टिंग की बात करूं, जो कोएगुलेशन है इसका मतलब होता है स्टार्ट टू मोलिक्यूल, बोलो ठीक है, मोलिक्यूल कोलॉइड या मोलिक्यूल कोएगुलेट बोल सकते हैं इसको, मोलिक्यूल कोएगुलेट। इसका मतलब क्या है कि जो क्या हो जाए आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि molecule of colloidal solution start to accumulate। जैसे बच्चों आपने प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा था, वहां आपने दो चीज तरीके पढ़े थे हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के। एक तो क्या था बच्चे, किसी चीज को तोड़ देना, और एक चीजों को जोड़ देना। ये हमने पढ़ा था, यानी कि एक आपने पढ़ा था कि उसका क्या कर दो, उसे कंडेंस कर दो, दूसरा क्या कर दो, डिस्पर्स कर दो। कंडेंस का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट करना, मतलब पास पास लिया। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है व्हेन मॉलिक्यूल्स कोएगुलेशन and it's settle down at the bottom of the, यानी कि किसी कंटेनर के नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो, जो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। और जो नेक्स्ट हम आती है फ्लोकुलेशन, ये क्या होती है, मॉलिक्यूल so coagulation and these molecules are not settled down at bottom, but it's float over the यानी जो सरफेस के ऊपर क्या करें, फ्लोट करते रहें। जैसे कोएगुलेशन का मतलब क्या था, वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, और प्रेसिपिटेशन में क्या हुआ, वो नीचे जमना स्टार्ट हो गए। इसमें क्या हुआ, वो नीचे जमे नहीं, वो ऊपर तैरते रहे, कॉल्ड फ्लोकुलेशन। ये नोट कर लो। सर कैटालिसिस भी तो, बेटा कैटालिस्ट आपको केमिकल काइनेटिक्स में करवा दिया है, अगर आपको याद है। नहीं करवाया, आपने कहा कि सरफेस केमिस्ट्री में करवाऊंगा। बात नहीं, वो डिस्कस करते हैं, ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। मुझे लगा मैंने वहां करवा दिया है। अरे बेटा तू तो बायो में है ना, हाँ बायो वालों को कैटालिस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। टॉपिक बाकियों का तो रहता है ना। कोई बात नहीं, ये मत करो पहले।
करो ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, गोल्ड नंबर। ये बच्चा आपको फिजिकल का लास्ट चैप्टर है ना? तो देखो बच्चे, जब मैं आगे टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो अब आ जाता है गोल्ड नंबर। आपसे गोल्ड नंबर पूछ सकता है क्या होता है। जो गोल्ड नंबर होता है बच्चे, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड। प्रोटेक्टिव क्लोराइड का मतलब है, जैसे मान लो कि दूध है, दूध के अंदर हमने कुछ एसिड डाल दिया तो दूध फट जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट बना देते हैं, कहते हैं कि उसके अंदर कोएगुलेशन ना होने दे, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या है, ये एक्चुअल में गोल्ड सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, जो उसके अंदर हम सॉल्यूशन डालते हैं जो उसको प्रेसिपिटेशन को रोकता है, यानी जो कोलोइडल बनने से रोकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड। हम बोलते हैं क्या है, प्रोटेक्टिव क्लोराइड होता है, इट इज एट इन, इसको बच्चों हम बहुत माइन्यूट अमाउंट में ऐड करते हैं, ठीक है। जो माइन्यूट अमाउंट में ऐड करते हैं वो होता है मिलीग्राम, ठीक है। ऐड इन मिलीग्राम, मिलीग्राम। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड जो गोल्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन ऑफ, या स्टैंडर्ड 10 ml gold solution in which 10% of, या 1 ml of 10%, 1 ml of 10% NaCl added, जो इसके अंदर हम ऐड, यानी कि इसका कलर क्या हो जाएगा, ये येलो से ग्रीन होता है, और लोअर द वैल्यू ऑफ
गोल्ड नंबर more power of more power to protective उसकी प्रोटेक्टिव क्लोराइड की पावर बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोराइड यानी कि गोल्ड नंबर। ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। सर रिपीट करना ये। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन क्या है। कहते कि देखो, अब मान लो जैसे दूध है हमारे पास, दूध के अंदर हम ऐसी कोई चीज डाल दें कि दूध जल्दी ना फटे। चीज समझ में आ गई? हमने जैसे मान लो कि दूध है, दूध के अंदर हमने कोई ऐसी चीज डाल दी जल्दी ना फटे, उससे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड, क्योंकि वो भी क्लोराइड सॉल्यूशन है। अब कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका गोल्ड नंबर क्या है? तो कहते हैं देखो, हमें गोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, गोल्ड सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो गोल्ड होता है, यानी जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, उसके अंदर हमने 1 ml डाल दिया 10% NaCl। अब वो क्या हो रहा है, उसका क्या होना था, येलो से ग्रीन कलर हो रहा था। अब हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, प्रोटेक्टिव क्लोराइड, कि वो उसका कलर चेंज ना होने दे। वो हमें कितने मिलीग्राम हमने उसके अंदर डाला, वो क्या है, गोल्ड नंबर, ये होता है। समझ में आ गया बच्चे, अभी भी नहीं आया? और सर कोएगुलेशन वैल्यू कौन सा होता है? बेटा कोएगुलेशन वैल्यू वो होता है जिस कंसंट्रेशन पे वो यानी कि इकट्ठे होना या एसिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन। जैसा भी एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड है जो नहीं होने दे रहा था, जब होने स्टार्ट हो जाए कोएगुलेशन वैल्यू। दोबारा बताओ सर ये दोनों, गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव क्लोराइड। देखो भाई, कहते भाई मान लो एक दूध है, ठीक है, दूध के अंदर हमने एक ऐसा केमिकल डाल दिया जो उस दूध को फटने ना दे। चीज समझ में आ गई? हमने दूध के अंदर कोई एक ऐसा केमिकल डाल दिया जो दूध को फटने ना दे, हमने कहा ठीक है। अब बात ये है, अब मान लो वो दूध, क्या वो दूध बकरी का है, गाय का है या भैंस का है, अब हमें ये नहीं पता। अब हमने क्या किया, तीनों दूध ले लिए और तीनों दूध के अंदर हमने क्या कर दिया, जैसे हम दूध के अंदर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं ना कि वो दूध फट जाए, यानी कि हम टार्ट्रिक एसिड डालते हैं या नींबू डालते हैं, दही डालते हैं। अब हमने क्या किया, तीनों का दूध लिया, उन तीनों के दूध के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, मान लो कोई हमने 10% का टार्ट्रिक एसिड बनाया था, उसका 1 ml डाल। तो अब वो दूध क्या होना था, दूध को फटना था, नॉर्मल है तो फटेगा। अब वो नॉर्मल जो दूध फट रहा था, हमें पता चल गया भाई ये इतनी देर में फट रहा है। अब हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, ऐसी चीज जो दूध को ना फटने दे, यानी कि जब हम उसके अंदर ये चीज ऐड कर दें और उसका कलर चेंज ना हो पाए, यानी कि जब हमने कोई वो चीज ऐड कर दी जो उसको दूध फटने से रोक रही थी और हमने उसके अंदर वो खट्टा डाल दिया, यानी कि मान लो हमने 1 ml उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड डाल दिया और अब वो उस दूध को फटने नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा, उसका प्रोटेक्टिव क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। यानी कि जैसे अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से इलैबोरेट करूं तो देखो, दूध है मेरे पास, मिल्क, मिल्क के अंदर मैंने डाल दिया
1 ml कितने का 10% टार्ट्रिक एसिड, ये डाल दिया। अब वो दूध क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया, वो इकट्ठा होना स्टार्ट, दूध फटना स्टार्ट हो गया। अब बात ये आई, जो दूध फटना स्टार्ट हुआ है, अब उसमें क्या है, अब बकरी का दूध है तो अलग फटेगा, एक भैंस का है तो दूसरी का अलग अलग फटेंगे। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, हमने किया इसके अंदर, अब हमने एक ऐसा एजेंट डाल दिया जो क्या कह रहा है, जो क्या है प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोएगुलेशन, जो ये नहीं होने देता। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर वही पहले हमने ये डाल दिया और ये कोएगुलेशन कर रहा था, तो हमने इसके अंदर ये डाल दिया कितने में, मिलीग्राम में, ये ऐड कर दिया। कहता भी हम कितना ऐड करें कि ये दूध फटे नहीं, समझ में आ गया, ये हम कितना ऐड करें कि ये दूध फटे नहीं, जब इसके अंदर हम ये डाल दें। ये समझ में आया या नहीं? हाँ भाई देवदास, एक बार समझ में आ गया तो यही होता है बेटा कोड, जिसको सिंपल दो की भाषा में ले, इसी को हम कोड नंबर कहते हैं। समझ आ गया बच्चों? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इमल्सन। अब मुझे बच्चों ये बताओ, इमल्सन किसे कहते हैं? इमल्सन बताओ बच्चों, कौन बताएगा? संजना, व्हाट इज द इमल्सन? हाँ भाई, इतनी शांति, शुक्रिया, आप बता दो बेटा इमल्सन क्या होता Emulsion are the colloidal solution in which both the dispersed phase and dispersed medium are liquid. है? यानी कि जिसके अंदर बच्चों दोनों ही लिक्विड होते हैं वो इमल्सन है। आपका जो सेल है वो इमल्सन। कहते हैं कौन सा इमल्सन है? कहते हैं या तो ऑयल को पानी में डाल दो या पानी को ऑयल में डाल दो, जस्ट इमल्सन। ये इमल्सन और कुछ है ही नहीं। और आपको कहेगा कि एक आधा ये पूछ लेगा इमल्सन के टेस्ट बताओ, तो इमल्सन के टेस्ट क्या है? अब एक चीज देखो, पानी ज्यादा है, पानी क्या है, पोलर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, ऑयल कंडक्ट करता है नहीं। कहते हैं भाई कंडक्टेंस नोट कर लो, अगर उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाए तो मतलब पानी सॉल्वेंट है, अगर कम हो जाए तो ऑयल सॉल्वेंट है। ठीक है, एक होता है ऐसे डाई का, या डाई का जैसे क्या है, हमने कोई डाई ले ली, डाई क्या होती है, ऑयल में सोल्यूबल, अगर वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाए तो ऑयल है ज्यादा, कम हो अगर ड्रॉप वाइज बनाए इसका मतलब ऑयल कम। ये चीज है। अब बचता है हमारा कैटालिस्ट। तो बच्चों मुझे जरा एक चीज बता दो, कैटालिस्ट कहते किसे? पहले तो मेरे को फटाफट कैटालिस्ट के बारे में बताओ, व्हाट इज द कैटालिस्ट? Which increase the rate of reaction without participating in the reaction. गुड। अब मेरे को ये और बता दो कैटालिस्ट के बाद, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी It is the gap between threshold energy and maximum energy. गुड। ये क्या सभी को मैंने ये बता दिया था ना आपको उस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स? हाँ ये बता दिया। अब आगे आ जाओ। अब बच्चे एक चीज आती है, एक होता है बेटा होमोजेनियस कैटालिस्ट और एक होता है हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। होमो और हेटेरो नाम सुना सुना नहीं लग रहा है? जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा हो, होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, Yes, पढ़ा sir. हुआ है ना? यानी कि अगर दोनों सेम फेज हो जाए तो होमोजेनियस है, डिफरेंट फेज हो जाए तो हेटेरोजेनियस है, ये कैटालिस्ट होगा। अब इसके बाद जो मेन आती है वो उसमें थ्योरी आती है।
एक होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी। आपको बच्चों मैं ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी बता चुका हूं ना, ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी जिसे हम एक्टिवेटिंग स्टेज वगैरह बोलते हैं। हाँ बच्चों, हुआ नहीं हुआ? थ्योरी थोड़ी ना बताई थी सर, ये बताया था ट्रांजिशन स्टेज होती क्या है या फिर ऐसा कुछ, थ्योरी तो नहीं बताई आपने। चलो ये तो बताया ना कि दो रिएक्टेंट है, जुड़ते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेज बनाते हैं, उसके बाद बताया वो हुआ है किसी सर, क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी वो एक ही चीज तो है। वही एक ही थी ट्रांजिशन स्टेज थ्योरी। अब बच्चे जो ये आपका एंजाइम कैटालिस्ट वाला है, इसके अंदर जो ये मेन पॉइंट आता है वो आपकी आती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसे हम बोलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें जनरली आपकी जो बुक है ना, इसमें शायद आपकी थ्योरी हो, और ऐसे दो होती, एक होता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म और एक होता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब बच्चे एक चीज बताओ, जो एंजाइम होते हैं या कैटालिस्ट होते हैं, ये स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होते हैं, ये सभी को पता है या नहीं पता? यस सर। पता है, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। तो बच्चे जो सबस्ट्रेट है वो सिर्फ उसी पे ही जाके रिएक्ट करेगा जो उसी का है, किसी और पे तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या है, जब मैं आगे बात करूं तो देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या जिसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या होता है, पहले देखो एक सबस्ट्रेट, अब ये क्या हुआ, इसके पास आया एंजाइम, एंजाइम आया, अब इसने मिलके क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद क्या हो गया, ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्लस में जो एंजाइम था ये अलग है, या इस आप कैटलिस्ट बोल दो, बात एक ही। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या बात करते हैं, कहते हैं कि देखो ये कुछ सबस्ट्रेट था, ये कुछ एंजाइम था, एंजाइम या कैटलिस्ट बोल काफी की बात है। कहते हैं इसमें क्या हुआ, दिस इज सबस्ट्रेट, कहता कि यहाँ जाकर जुड़ गया, ये यहाँ जाकर जुड़ गया, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये दोबारा क्या हुआ, ये कोई अलग, दिस इज प्रोडक्ट बन गया अलग से, प्लस में ये क्या हुआ, इसकी जो नॉर्मल थे नॉर्मल दोबारा से बन गया, दिस इज एंजाइम। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक टर्म आती है बच्चों, वो क्या आती है, एक होती है एक्टिव साइट, यहाँ पर जो है यहाँ होती है एक्टिव साइट। बच्चे जो एक्टिव साइट होते हैं वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आकर जोड़ता है, समझ में आया, दिस इज एक्टिव साइट। एक और होती है यहाँ पर अलग से, वो बायो में पढ़ाई जाती है, आपके नहीं पढ़ाई जाती, प्रोस्थेटिक साइट। प्रोस्थेटिक को भी थोड़ा आप इसमें आप सिर्फ लिख लो एलोस्थेटिक, एलोस्थेटिक साइट, इसे हम बोलते हैं एलोस्थेटिक साइट। एक होते हैं एलोस्थेटिक साइट। अब इनका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है जहां ये आकर जुड़ेगा। अब ऐसे ही इसके अंदर ये तो होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जहां पर ये आकर ही जुड़ेगा। अब यहां देखो आगे क्या होता है, एक होता है बच्चे इनहिबिशन, इनहिबिशन बोल दो, यहां में पोजीशन बोल दो। इनका मतलब क्या है, इसकी जो रेट है बच्चों वो क्या कर दे, स्लो करते हैं या उसको रोक दें।
जैसे कभी सांप वगैरह काट लेता है या कोई पॉइजन एनिमल काटे, वो क्या करते हैं वही चीज को, यानी कि वो क्या करता है एंजाइम यानी जो क्या करते हैं, ये मान के चलो जो इनकी एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी रोक देते हैं, बस ये काम करते हैं उनका पोजीशन। तो ये क्या है बच्चों, इनहिबिशन में हम बात करें, एक होता है कम्पिट, ये भी बुक में नहीं है बता रहा हूँ। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, कोई कम्पिटिट करेगा, एक सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर है, दोनों में से कौन सा पहले चला जाए। जैसे मान लो आप में से, जैसे आप तीनों होते हो क्लास में, मान लो ये सुप्रिया हो गई, एक कल्पना होगी और एक ही निशा हो गई, तीनों में कंपटीशन चलता है, मैं बताऊंगी उस टाइप से। तो ऐसे उसमें कंपटीशन, जिसके ज्यादा नंबर आगे हो जीत गया, जो पहले आया वो जाकर जुड़ जाएगा, दिस इज कॉम्पिटिटिव। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, ये सिर्फ बायो में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में इतना नहीं पूछा जाता, बट बता रहा हूँ। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चे, नॉन कॉम्पिटिटिव में ये कहाँ जाकर जुड़ेगा, ये जाकर वहां जुड़ेगा जहां पर क्या है, जो आपके एलोस्टेटिक साइट, और इसकी शेप ही चेंज कर देगा। जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी तो वो सबस्ट्रेट को अपने पास अटैक नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसमें कहाँ हुआ, एक्टिव साइट पे कंपटीशन हुआ, और ये कहाँ कर जुड़ा, जो हमारा क्या है एलोस्टेटिक साइट, यहाँ जाकर जुड़ा, और उसकी एक्टिविटी क्या कर दी, स्टॉप, एक्टिविटी स्टॉप। ये था। अब बच्चे इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको वो होमवर्क दे रहा हूँ, वो है बच्चे सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। यानी कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, सेल्फ सिलेक्टिव होते हैं, जो कि स्पेसिफिक इन एक्शन, फिर क्या करते हैं, सिलेक्टिव शेप होती है तो उसी पे जाकर ये अटैक करते हैं। तो बच्चे मैंने आपको भी याद हो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का कुछ तरीका बताया था, हाँ भाई सुप्रिया उन्नीस हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करती है, नो सर। ईडीटीए का नाम बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ तो आप वो पढ़ोगे उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो एक चीज बता देता हूँ आपको, शेप सिलेक्टिव का मतलब होता है कैटालिस्ट जो किसी शेप पे काम करे, उससे हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। ये आपको वो ढूंढना हल्का सा टॉपिक है। उसके अंदर एक आएगा ZSM5, जो ZSM5 है ये चल लिख लेना, ये शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट है, जो क्या करता है, जो पेट्रोलियम बनाने में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द JSM5, जो JSM5 है ये वही काम करेगा, यानी कि जितने भी हम जैसे बड़े बड़े लगा लो, जो जैसे एक बायोफ्यूल का अगर आपने नाम सुना हो, तो उस बायोफ्यूल में ये थोड़ा सा हेल्प करता है। ये बायोफ्यूल में कैसे हेल्प करेगा, ये ऐसे वही करेगा, यानी कि जो कैटालिस्ट है, जो अल्कोहल है, उससे पेट्रोलियम बनाने में हेल्प करता है, उसका रिडक्शन करता है। यानी कि जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जिसके जैसे बायोडीजल वगैरह जो कहते हैं, अल्कोहल को पेट्रोल के अंदर चेंज कर देते हैं JSM5। इसका नाम आपसे नहीं पूछेगा, नाम तो इसका होता है जियोलाइट सीव, जेड से बोलते हैं जियोलाइट, एस से बोलते हैं सीव, और एम से यहाँ बनेगा मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल का जो गैप है ना, जो कैविटी है उसका, उसकी 5 होती है। 5 का मतलब है 5, आप ये मान लो 5 माइक्रोमीटर मानकर चलो, उतनी होती है कि इसके अंदर उसको ट्रैक कर ले। ये होता है सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, एडीटीए भी उसी के अंदर आता है। ये आपसे पूछ सकता है बस, और आपसे इतना कुछ नहीं। कल बच्चे काम करना, आपका जो होमवर्क रहेगा ये चैप्टर आप पूरा रीड आउट करोगे। कल मैं आगे कुछ नहीं पढ़ाने वाला, जो आपके चैप्टर के डाउट है सिर्फ वही डाउट मैं आपसे डिस्कस करूंगा।